दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिस्टोरिकल वॉर फिल्म गॉड ऑफ वॉर और आप करेंगे आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1557 में, जब जापानी समुद्री लुटेरों ने चीन के समुद्री किनारे पर कब्जा कर लिया है। अपने समुद्री किनारों को वापस जीतने के लिए चीन के जनरल यू की लीडरशिप में मिंग सेना को समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जापानी समुद्री लुटेरे मिंग सेना को आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि मिंग सेना के मुकाबले उनकी तादाद ज्यादा है। इस मुकाबले की अगुवाई कर रहे जनरल यू को वहां से जान बचाकर ले जाया जाता है। वही जापानी समुद्री डाकू अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वही जनरल यू अपने हेडक्वार्टर आता है, जहां पर उसका इलाज होता है। तभी वहां पर मौजूद जेजोन के सुप्रीम कमांडर यू को क्षेत्रीय आर्मी जनरल क्युआंग से मिलवाते हैं। वे बताते हैं कि अब मिंग सेना का नेतृत्व जनरल क्युआंग करेंगे। एक दिन बरसात की रात में सैनिक जापान के समुद्री लुटेरों पर हमला करने की योजना बनाकर क्यू के पास आते हैं, लेकिन क्यू उनकी योजना को खारिज करते हुए कहता है कि रात में हमले का प्लान कोई भी दुश्मन सेना आसानी से समझ सकती है, इसके बजाय हमें सुबह में हमला करना चाहिए। अगले दिन सुबह मिंग सेना जापानी लुटेरों पर हमला करती है। वे बैरिकेड्स को उड़ा देते हैं और एक के बाद एक रणनीति चाल से जापानी समुद्री लुटेरों को तबाह कर देते हैं। अपनी हार को देखते हुए समुद्री डाकुओं के जनरल बताता है कि उन्हें पीछे हट करनी होगी, लेकिन यामागावा उसे सहमत नहीं है। वे आपस में बात करते हैं कि अब तक हमारे कितने लोग मारे गए हैं। तभी जनरल यू मिंग सेना के सैनिकों से मिलता है। वे सैनिकों को आदेश देता है कि ज्यादा से ज्यादा जापानी सैनिकों को मार दो, लेकिन मिंग सेना के इस हमले के दौरान कई जापानी सैनिक भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चलता है कि समुद्री लुटेरे कहाँ छिपे हैं। दोनों गुट के बीच लड़ाई होती है और वे समुद्री लुटेरों को काबू कर लेते हैं। अगली सुबह क्यू उसकी पत्नी के साथ दिन बिताता है। उस दौरान वे शहर में हो रही गतिविधियों को देखने के लिए जाता है। पंजा लड़ाने के दौरान कपल को एक कारीगर लकड़ी का घोड़ा बताता है, जिसके सहारे वे कीचड़ से आसानी से निकल सकते हैं। अब वे इसका इस्तेमाल करते हैं। तब एक गांव में जाकर रुकते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि गांव के लोग गोल्ड और बाकी मेटल के लिए लड़ रहे हैं, जिसे अभी अभी पास की खदानों से निकाला गया है। गांव के लोगों की फाइटिंग स्किल देख जनरल क्यू काफी खुश होते हैं। उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों न इन गांव वालों को सेना में शामिल करके जापानी समुद्री डाकुओं को शिकस्त दी जाए। अब क्यू कमांडर हु के पास जाता है, जिन्होंने पहले से ही गांव के लोगों को सेना में शामिल करने का तय कर लिया है। इसलिए कमांडर क्यू गांव वालों को सेना में शामिल करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए पैसा देता है। अगले दिन क्यू और उसके साथी गांव में सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन करने जाते हैं। सभी गांव वालों को बताया जाता है कि उन्हें सेना में शामिल करने के लिए बुलाया गया है। तभी एक आदमी आगे आता है और वह बताता है कि सेना उन्हें सोना और चांदी की खदानों से हटाने के लिए ये सब कर रही है। जिसके बाद क्यू खदानों में कुछ लोगों से मिलने जाता है और उनके साथ एक डील करता है, जिसके मुताबिक अगर वे गाँव वालों को सेना में भर्ती होने के लिए मना लेते हैं तो मिंग सेना गाँव के दुश्मनों से उनकी रक्षा करेंगी। इस डील पर हामी बनने से पहले खदानों में काम करने वाले लोगों का लीडर डॉचेंग कहता है कि क्यू को पहले उसके साथ मुकाबला करके अपनी ताकत साबित करनी होगी। क्यू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शुरू में क्यू डॉनचेंग पर हावी होता है, लेकिन डॉनचेंग क्यू के हमले को नाकाम कर देता है। लड़ाई के दौरान डॉचेंग एक लकड़ी से प्लेटफॉर्म पर वार करता है। जिस प्लेटफॉर्म पर बच्चे हैं, लकड़ी का प्लेटफॉर्म नीचे ही गिरने वाला होता है। तब क्यू डॉचिंग से लड़ने के बजाय प्लेटफॉर्म को सहारा देकर सभी बच्चों को बचा लेता है। क्यू की हिम्मत को देखकर डॉचिंग अपने साथ गांव वालों को सेना में शामिल करने के लिए एग्री हो जाता है। अब क्यू सभी गांव वालों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू करता है, ताकि वे एक सैनिक बनकर जापानी समुद्री डाकुओं का मुकाबला कर सके। दूसरी ओर यामागावा और जनरल जहाज के अंदर मिंग सेना से लड़ने के लिए रणनीति बनाते हैं। दूसरी ओर क्यू और बाकी कमांडर भी हमले का प्लान कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास सिर्फ 3000 सैनिक है, वही जापानी समुद्री लुटेरों की सेना में 20,000 से ज्यादा सैनिक है। इसलिए क्यू कहता है कि दुश्मनों पर हमला करने से पहले उन्हें और सैनिकों को युद्ध में शामिल करना होगा। अगले दिन सुबह मिंग सेना हमले के लिए प्रस्थान करती है। वही जापानी सेना भी उनका इंतजार कर रही है। चीनी सेना के कमांडर ये देखकर नर्वस हो जाते हैं कि जापानी सेना उनके मुकाबले कहीं ज्यादा है। फिर भी जनरल क्यू फैसला करते हैं कि सैनिकों की संख्या को नजरअंदाज करते हुए घात लगाकर हमला करेंगे। जापानी सेना गोलीबारी शुरू करती है, लेकिन मिंग सेना की ढाल उन्हें गोलीबारी से बचाती है।
गोलीबारी खत्म होने के बाद मिंग सेना तलवारों से हमला करती है। जापानी समुद्री लुटेरे इस बात से अनजान है कि मिंग सेना ने बैटलफील्ड में पहले से ही गड्ढे खोद रखे हैं और मिंग सेना पर हमला करने आ रहे जापानी सैनिक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सैनिक अपने आप को संभाल पाते उससे पहले ही मिंग सेना उन पर हमला करती है। इस रणनीति के कारण मिंग सेना को फायदा होता है, वे जापानी सेना पर हावी हो जाते हैं। इसलिए जापानी कमांडर अपनी सेना को पीछे हट करने का आदेश देता है। इस लड़ाई में कई जापानी लुटेरे मारे जाते हैं, वही मिंग सेना के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। कुछ देर बाद एक खबरी आकर जनरल क्यूई को बताता है कि इस गांव से कुछ दूर सीने गांव के पास जापानी सैनिक देखे गए हैं। क्यूई स्थिति को समझने के बाद बताता है कि जापानियों का वास्तविक टारगेट तेजाओ है। क्यूई कहता है कि उसकी पत्नी सिन्हे गांव में है और उसे भरोसा है कि वो गांव की रक्षा करेगी। वही सिन्हे में क्यूई की पत्नी अपने भाई यांग के फैसले का विरोध करते हुए गांव छोड़ने से इनकार करती है। वो अपने हथियार लाने के आदेश देती है। वो कहते हैं कि वो जनरल की पत्नी है और उसे जंग से भागना शोभा नहीं देता। वो युद्ध के लिए तैयार होकर अपने सैनिकों को इकट्ठा करती है, जिसके बाद सेना को सीने की दीवारों पर तैनात किया जाता है। अपनी बहन को युद्ध के लिए तैयार देख भाई यांग भी उसका साथ देता है। दूसरी ओर एक खबरी क्यूई को बताता है कि शहर के 4 मील दूर क्यूआई गांव में जापानी सैनिकों को देखा गया है। इससे जनरल क्यूई की ये धारणा मजबूत हो जाती है कि जापानी ताइजो की ओर जा रहे हैं, इसलिए वे हुआई के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। वही जापानी जनरल दावा करता है कि जनरल क्यूई उसने बिछाए जाल में फंस चुका है। काफी दूरी से वे मिंग सैनिकों को नए हथियार के साथ युद्ध की तैयारी करते हुए देखते हैं। जापानी जनरल आदेश देता है कि मिंग सेना को घेर लो और उनकी मजबूत ढाल का मुकाबला करने के लिए लंबे बांसे का इस्तेमाल करो। मिंग सैनिकों को छत पर मौजूद जापानी सैनिक घेर कर गोलीबारी करना शुरू करते हैं। जापानी सेना की रणनीति और जापानी सेना के कमांडर के लोकेशन जानने के लिए क्यूई छत पर जाता है। तभी जापानी सेना का खबरी मास्टर यामागुमा और बाकी कमांडर्स को बताता है कि क्यूई अपने सैनिकों के साथ संकरी गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। यह जानकर जापानी जनरल कहता है कि उन्हें हमें फिर से घेरने के लिए मुख्य सड़क पर लाना होगा। यामागामा सुझाव देते हैं कि गन यूनिट को पीछे रहना नहीं चाहिए, लेकिन जनरल इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। वो उसे और कहाटा को बताते हैं कि अपनी ड्यूटी को कब मत समझना। जिसके बाद जनरल को बताया जाता है कि अलग अलग इलाकों में मिंग सेना के साथ जापानी सैनिक लड़ रहे हैं। कुछ ही वक्त में मिंग सेना जनरल क्यूई की अगुवाई में जापानी जनरल के इलाके में पहुंच जाती है। जापानी सैनिक मिंग सेना को डिफेंड करने के लिए एक मैनुअल वॉल बनाते हैं। तभी कहाटा कहता है कि उनके अलावा युद्ध में सभी हिस्सा ले रहे हैं। कहाटा का मानना है कि उन्हें अभी मिंग सेना पर हमला करना चाहिए। कहाटा को पीछे रहने के ऑर्डर थे, लेकिन वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़कर मिंग सेना का मुकाबला करता है। उनकी गोलीबारी से धुआं उठता है, जिसके कारण मिंग सेना को पीछे हट करनी पड़ती है। जिसके बाद कहाटा के कैनन मैन हमला करने की पोजीशन में आते हैं। तभी क्यूई के कैनन सोल्जर बैकअप में आते हैं और अपनी तोप से जापानी सैनिकों पर हमला करते हैं। वही सिन्हे गांव में जनरल क्यूई की पत्नी अपने डिफेंस को मजबूत बनाए रखने के लिए दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। दीवार के सहारे ऊपर आ रहे जापानी सैनिकों को बेरहमी से मार दिया जाता है। इसलिए जापानी समुद्री लुटेरे तोप की मदद से किले का दरवाजा उड़ा देते हैं, लेकिन मिंग सैनिक अंदर आने के दरवाजे पर विस्फोटक लगा देते हैं ताकि जापानी सैनिक अंदर आने न पाए। लेकिन जापानी सैनिकों की तादाद काफी ज्यादा है। वे दीवारों और किले के दरवाजे से अंदर घुस आते हैं और कई मिंग सैनिकों को मार देते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उसी दौरान उनके सपोर्ट में मिंग सेना की दूसरी बटालियन आती है, लेकिन इस हमले में क्यूई की पत्नी के भाई यांग की मौत हो जाती है। उसकी आखिरी क्षणों में लेडी क्यूई अपने भाई के पास आकर बताती है कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सिन्हे गांव सुरक्षित है। जापानी सैनिक अपनी हार देखकर भागने लगते हैं। लड़ाई हारकर जापानी समुद्री लुटेरे पीछे हट करते हुए अपने जहाजों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मिंग सैनिक लकड़ी के बने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे आते हैं। दोनों सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू होता है और मिंग सेना जापानी समुद्री लुटेरों को भागने से रोकती है। मिंग सेना के अचानक हमले के कारण लुटेरे अपना जहाज स्टार्ट नहीं कर पाते, इसलिए वे समुद्र में भाग नहीं सकते। अब जापानी जनरल मास्टर यामागावा को ऑर्डर देता है कि वो उनके बिना ही यहाँ से भाग जाए। यामागावा को इस बात का पछतावा है कि उसने जनरल का ऑर्डर नहीं माना और कहाटा के साथ मिलकर पहले हमला करने की गलती कर दी। यामागावा जनरल से माफी मांगता है।
वही मिंग सेना अब जहाजों पर हमला करती है और जापानी समुद्री लुटेरों पर हमला करके उनके जहाजों में आग लगा देती है ताकि कोई भाग न सके। जापानी जनरल अपनी सेना को आदेश देता है कि मिंग सेना का मजबूती से सामना करो। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद जापानी हार रहे हैं। जनरल अब जहाज के एक कमरे में अपने सिंहासन पर बैठा है। जनरल क्यूई आखिरकार जापानी जनरल तक पहुंच जाता है। वो जापानी जनरल को मारकर युद्ध खत्म करना चाहता है। दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है, पर जापानी जनरल की समुराई तलवार के पहले ही वार में जनरल क्यूई की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जनरल क्यूई अपनी आधी तलवार से मुकाबला करता है। वे कमरे से बाहर जहाज के डेक पर आता है। जनरल क्यूई अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ता है और जापानी जनरल के हाथ से तलवार गिर जाती है, इसलिए वो तुरंत अपना खंजर निकालता है। जापानी जनरल एक बार फिर जनरल क्यूई को निहत्था कर देता है और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। आखिरकार जनरल क्यूई जापानी जनरल को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन जापानी जनरल कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी तलवार उठाता है और मिंग सैनिकों को लड़ने के लिए ललकारता है, लेकिन जनरल क्यूई अपने सैनिकों को लड़ने से रोकता है। अब जापानी जनरल अपना नाम पुकारता है क्यूई जुयांग और तलवार अपने पेट में उतार देता है, क्योंकि जापानी जनरल कभी भी सरेंडर नहीं करते। इस तरह से मिंग साम्राज्य का विजय होता है और फिल्म समाप्त होती है।